हाँ सो नया चैप्टर हमें स्टार्ट करना है, दैट इज द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस। ओके, तो जो हमारा एटॉम है, एटॉम का जो सेंटर पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके बारे में हमें ये चैप्टर में डिस्कस करना है कि पर्टिकुलरली न्यूक्लियस में कौन कौन होंगे, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, और से वो जो हमें आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, देन बाइंडिंग एनर्जी के कैसे कौन उसको बांध के रखता है, देन न्यूक्लियस डेंसिटी, न्यूक्लियस रेडियस, ओके, बाइंडिंग एनर्जी कैसे वेरी करती है एंड ऑल, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं ये चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, न्यूक्लियस, सबसे पहला टॉपिक दैट इज द एटॉमिक मास। तो ये तो हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं एटॉमिक मास। ओके, अगेन फिर से पढ़ते हैं। अगर नाम से देखा जाए एटॉमिक मास, ओके, तो वहीं से उसका मीनिंग पता चल जाता है, नाम पर से ही, जैसा नाम वैसा काम। ओके, जो एटॉम का मास होगा उसी को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। मतलब एटॉम में कौन कौन होते हैं, तो एटॉम में बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेजरली हम जिसको स्टडी करते हैं वो कौन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। वैसे बहुत ज्यादा होते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया था। ये ऐसा नहीं है सिर्फ ये तीन ही पार्टिकल है एटॉम के अंदर। ओके, चाय मेसोन, जीटा मेसोन, कप्पा मेसोन, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम स्टडी ये 3 का कर रहे हैं क्योंकि उनका स्टडी एंड बिहेवियर, हमारी स्टडी जो हम एटॉमिक स्टडी करना चाह रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी एटॉम को इंक्लूड करके या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी, ओके, तो दोनों में हेल्पफुल है। ओके, तो हम स्टडी करते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को। वैसे भी जैसे इलेक्ट्रॉन तो हमें जरूरी है केमिस्ट्री में भी, जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन और इलेक्ट्रॉन का लूज हो तभी जाके केमिकल रिएक्शंस हो सकती है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को भी कंसिडर करते हैं। अदरवाइज मास के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सिर्फ हम 2 ही लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी एटॉमिक मास मतलब हम बोलेंगे तो एटॉम का मास, लेकिन एक्चुअली वो मास किसका है, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का, और वो दोनों कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। तो एक्चुअली ये न्यूक्लियस का ही मास हो गया, एटॉम का मास इज इक्वल टू न्यूक्लियस का मास हो गया। क्यों, एग्जैक्टली सही नहीं है ये। ओके, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, तो उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। कंपैरिजन, इन कंपैरिजन में छोटा है, ऐसा नहीं है कि छोटा है, बट इन कंपैरिजन टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास छोटा है। तो 3 ही तो मेजर हम कंसिडर करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर बहुत छोटा है उसको निग्लेक्ट कर दिया तो बाकी बचे 2। तो ये बाकी जो 2 बचे वो दोनों तो न्यूक्लियस में होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अराउंड में पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। ओके, जो मैक्सवेल थियरी एंड ऑल, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जो भी हमें पता है उसके अकॉर्डिंगली। सो फिर ये हट गया तो फिर ये तो सिर्फ 2 ही बचे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और वो न्यूक्लियस में होते हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं एटॉमिक मास इज नथिंग बट मास ऑफ न्यूक्लियस। डन। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास। अब ये जो न्यूक्लियस होगा उनमें कौन कौन होगा, तो न्यूक्लियस में होगा कौन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जो भी न्यूक्लियस में हमारे पार्टिकल्स हैं उनको बोलते हैं टुगेदर एज अ न्यूक्लियॉन्स। ओके, तो न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या, न्यूक्लियस में जो भी पार्टिकल्स होंगे उनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, दैट्स इट। ओके, और न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन भी एक न्यूक्लियॉन है और न्यूट्रॉन भी एक न्यूक्लियॉन है। ओके, तो जैसे यहाँ पर ड्रॉ किया है, देखो जैसे प्लस चार्ज जहां जहां पर लिखा हुआ है वो है प्रोटॉन, और जैसे ये डार्क किए हुए हैं वो है सपोज न्यूट्रॉन। तो ये पूरा का पूरा मेरा एक न्यूक्लियस बन गया, उसमें n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कौन से एलिमेंट का ये एटॉम है और कौन से एलिमेंट के एटॉम का ये न्यूक्लियस है, उसके बेस पे हमें पता चलेगा कि कितने होंगे। डन। तो ये तो हो गया न्यूक्लियॉन। नाउ अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो कितना नेग्लिजिबल है, देखो जितना मास ऑफ प्रोटॉन होता है उसका 1836 टाइम्स करेंगे इलेक्ट्रॉन के मास का, तब जाके एक प्रोटॉन का मास होता है। ओके, मतलब ऑलमोस्ट 2000 पकड़ लो, 2000 टाइम्स ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 ग्राम है, ओके, इलेक्ट्रॉन का मास 2000 ग्राम है, मतलब 2 kg है, तब जाके तो 1 ग्राम प्रोटॉन होगा। कंपैरिजन, अप्रोक्सीमेटली कंपैरिजन बता रहा हूं, ये 1836 मतलब 2000 पकड़ो रफली, तो 2000 टाइम्स हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन 2000 ग्राम अगर इलेक्ट्रॉन है, कितना 2000 ग्राम इलेक्ट्रॉन है, तब जाके कितना होगा, एक प्रोटॉन होगा। 2000 ग्राम इलेक्ट्रॉन होगा तब जाके 1 ग्राम क्या होगा,
प्रोटॉन। तो फिर निग्लेक्ट ही कर सकते हैं ना, कहाँ 2000 लेंगे तब जाके 1 होगा। अंडरस्टूड? ओके, तो कितना है ये शायद पूछा जाए, तो ये याद रखना 1836 टाइम्स, रफली याद रख लो 2000 टाइम्स, और फिर 2000 एग्जैक्ट ना हो कि कैसा है 1836। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर तुम्हें उल्टा कंपैरिजन करना हो तो प्रोटॉन के मास को 2000 से डिवाइड करेंगे तब जाके एक इलेक्ट्रॉन का मास मिलेगा। मतलब प्रोटॉन के मास को 1836 से डिवाइड करेंगे तब जाके एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन का हमें मास मिलेगा। सिंपल है। ओके, तो रफली याद रख लो 2000, एग्जैक्टली 1836। 2000 याद आया तो फिर तुम्हें पता है ये एग्जैक्ट ये नहीं है, तो एग्जैक्ट पे आ जाओ 1836। डन? पक्का? ओके, तो ये हो गया हमारा सिर्फ आइडिया। अब हम लेते कैसे हैं एटॉमिक मास, जो हम बोलते हैं, जैसे हम केमिस्ट्री में भी पढ़े थे कि एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, तो हमें पता है एटॉमिक मास इज द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो मास है उसके सम को एटॉमिक मास बोलते थे। तो वही चीज यहां पर हम डिस्कस करते हैं। देखो, जनरली जो स्टैंडर्डाइज लिया जाता है, तो स्टैंडर्ड किसका लिया जाता है? कार्बन का। कार्बन, वो भी कार्बन के भी आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, 13, 14, उसमें भी कौन सा? कार्बन 12 का हमें स्टैंडर्डाइज लिया गया है। नाउ हम जो मास डिस्कस करते हैं वो मास जनरली हमारा ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है? केजी। तो ये केजी मास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा बड़ा यूनिट है। जो केजी मास है, मतलब केजी यूनिट है, वो यूनिट जैसे हम बोले ना कि ये सपोज ये नाखून है, नाखून मतलब ये जो नेल है उसकी टिप कितने किलोमीटर बड़ी है? लेंथ बोल रहे हो, लेकिन सही है, समझ में आ रहा है, लेंथ बोल रहे हो, लेकिन ये नेल कितने किलोमीटर बड़ी है? ये क्या बोल रहे हो? किलोमीटर में थोड़ा होगा वो, तो लेंथ, किलोमीटर यूनिट तो है लेंथ का, बात सही है, लेकिन इसके लिए वो बहुत ज्यादा बड़ा यूनिट है। ओके, तो तुम इसके लिए तो तुम हमारा मीटर भी बड़ा होगा, सेंटीमीटर भी बड़ा होगा, हाँ तुम मिलीमीटर बोल सकते हो कि 1 मिलीमीटर का नेल का टिप है या 2 मिलीमीटर का नेल का टिप है, तो मिलीमीटर इज द करेक्ट। वैसे ही यहाँ पर मास का यूनिट, ऐसा यूनिट तो किलोग्राम है, केजी है, लेकिन ये बहुत बड़ा यूनिट है कंपेयर टू दी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास की कंपेयर करें तो इसीलिए हम वो यूनिट ना लेके, केजी ना लेके, हम लेंगे एटॉमिक मास यूनिट। पर्टिकुलरली इनके लिए हम कौन सा यूनिट लेंगे? केजी नहीं लेंगे, ग्राम भी नहीं लेंगे, मिलीग्राम भी नहीं लेंगे, उससे भी छोटा लेंगे, माइक्रोग्राम भी नहीं लेंगे और नैनोग्राम भी नहीं लेंगे। कौन सा यूनिट लेंगे? एटॉमिक मास यूनिट, AMU। डन? शॉर्ट फॉर्म में AMU, एटॉमिक मास यूनिट। डन? तो फिर अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अच्छा छोटा मास लेंगे, मास का यूनिट जो है वो छोटा लेंगे, केजी जितना बड़ा नहीं लेंगे। कौन सा छोटा सा मास का यूनिट लेंगे? AMU। तो फिर हमें वापस नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अच्छा तो AMU मतलब कितना केजी, कोई रिलेशन तो होगा। जैसे कि अभी हमने बोला कि मिलीमीटर छोटा यूनिट है लेंथ का और किलोमीटर बड़ा है, तो कोई ना कोई रिलेशनशिप तो होगा किलोमीटर और मिलीमीटर के बीच में, तो वो तो हम ला सकते हैं ना। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, फिर 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो आ गए ना डायरेक्टली 10⁶। डन? तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁶ मिलीमीटर, रिलेशनशिप आ गया। तो वैसे ही यहां पर भी तो रिलेशनशिप होगा AMU और केजी के बीच में, तो वो अभी हम डिराइव करेंगे। डन? ओके, तो समझते हैं AMU में क्या होता है। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड क्या लिया हुआ है? कार्बन 12। ये C, ऐसे कार्बन का हमें पता ही है, C लिखते हैं। ये 6 जो लिखा हुआ है वो उसका एटॉमिक नंबर है, और जो 12 लिखा हुआ है वो उसका एटॉमिक मास है। ओके, चलो, सो 12 ग्राम ऑफ कार्बन हमने ले लिया। कितना? 12 ग्राम। तो ये हमें पता ही है कि अगर हम मॉलिक्यूलर मास जितना एलिमेंट ले तो उसमें एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होते हैं, ये तो पता है हम। जैसे कि अगर मैं 18 ग्राम H2O ले लूं, 18 ग्राम ऑफ H2O, तो उसमें H2O के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर जितने। कितने H2O के मॉलिक्यूल होंगे? एवोगैड्रो नंबर जितने, 6.023 इंटू 10⁻23। डन? ओके, सपोज 1 मोल मैं वो ले लूं, क्या ले लूं? CO2 ले लूं, तो उसमें भी एवोगैड्रो 1 मोल बोलूं तो भी उसके अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे? एक CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर जितने। और अगर 1 मोल ना बोलना हो तो मैं मॉलिक्यूलर मास बोलूंगा। तो मॉलिक्यूलर मास 1 मोल का क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्टली 1 मोल इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? थोड़े बहुत तो याद रख लो, 44। कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना? 1 का
16, तो 2 का 32, तो 32 एंड 12 44। ओके, तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना 44, फिर H2SO4 का कितना है 98। ओके, तो वैसे थोड़े बहुत याद रख लेना, CO2 का, H2O का, H2SO4 का, तो फिर हमें गिनना ना पड़े, गिनना तुम्हें आता है लेकिन वो थोड़ा टाइम सेव हो जाए। ओके, हाँ, तो 12 ग्राम कार्बन ले लिया हमने, तो ये तो मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास हो गया मतलब कार्बन के कितने पार्टिकल्स होंगे, उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर जितने एटॉम्स होंगे और पार्टिकल्स होंगे, तो वो तो हमें पता ही है, ये तो बेसिक केमिस्ट्री, ये तो हमने 11th में भी देखा था और इवन 9th में भी देखा था, याद हो तो। डन। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास, तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम में इतने होंगे। अगर तुम बोलो कि सर ऑक्सीजन लेना हो तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, O2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 32 ग्राम, क्योंकि एक O का होता है 16 ग्राम, तो 2 O का कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 32। नाइट्रोजन का कितना होगा, तो नाइट्रोजन का होगा 14 ग्राम। डन, और वो भी N का। ओके, एक N का कितना होगा 14 ग्राम, तो N2 का, नाइट्रोजन गैस का, क्योंकि नाइट्रोजन गैस तो N2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, वो तो डायएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक नहीं है। मोनोएटॉमिक तो हमारे नोबल गैसेस है, जैसे कि हीलियम को हम He लिखते हैं, आर्गन को Ar लिखते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, Cl को Cl2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं। ओके, तो वो तो डायएटॉमिक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया फिर 28, एक नाइट्रोजन का 14, तो 2 नाइट्रोजन के 14 प्लस 14 28। डन। तो वैसे ही हमने 12 ग्राम ऑफ कार्बन लिया हुआ है, मतलब मॉलिक्यूलर मास कार्बन का कितना है 12 ग्राम, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर जितने कार्बन के एटॉम्स होंगे, ये हमें पता है। अच्छा, तो अगर मैं निकालूं कि मास ऑफ 1 कार्बन एटॉम कितना, मतलब 12 ग्राम में तो इतने कार्बन एटॉम्स है, इतने नंबर्स ऑफ कार्बन एटॉम्स है 12 ग्राम में, तो एक कार्बन एटॉम, इतने सारे नहीं, ये सबका अगर इतने सारे हमने ले लिया और उसका मास किया तो उसका मास कितना आएगा 12 ग्राम। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि एक कार्बन एटॉम लिया तो उसका मास कितना होगा, तो 12 ग्राम का इतना मास है, मतलब इतने लोगों का 12 ग्राम मास है, तो एक का कितना होगा वही करना है। इतने लोगों का 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का 12 ग्राम मास है, तो 1 पार्टिकल का कितना, तो 1 इंटू 12 डिवाइडेड बाई दिस। डन। ओके, तो कितना आया 1 इंटू 12 डिवाइडेड बाई दिस, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का, और सॉरी एक कार्बन एटॉम का मास पता चल गया। फिर से ये चीज हमें पता है। ओके, मॉलिक्यूलर मास और मोल, 1 मोल इज इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होंगे उसमें। ओके, तो हमने 12 ग्राम लिया, तो 12 ग्राम कार्बन लिया, मतलब उसमें कार्बन के एटॉम्स कितने होंगे एवोगैड्रो नंबर जितने 6.022 इंटू 10⁻23, 22 या 23 जो भी लो। ओके, डन। अब इतने पार्टिकल्स जो है, इतने एटॉम्स जो है कार्बन के, इतने ज्यादा एवोगैड्रो नंबर जितने, वो सबका मिला के, वो सबके पार्टिकल्स का मास मिला के कितना हो रहा है 12 ग्राम। तो मैं बोल रहा हूं कि मैं इतने ज्यादा ना लूं, सिर्फ एक लूं तो कितना होगा, तो इतने का अगर 12 ग्राम हो रहा है तो एक का कितना, तो फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 12 डिवाइड बाई दिस, तो वही लिखा है देखो 1 इंटू 12 डिवाइड बाई दिस। तो ये जो नंबर मिलेगा ये किसका मास आ गया, एक कार्बन का मास आ गया। ये यहां जो आंसर आएगा वो एक कार्बन का आ जाएगा। यहां तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन फाइंड कर रहे हैं। ये किसका आया, एक कार्बन एटॉम का। तो ये कार्बन एटॉम में तो क्या क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो ये तो एक कार्बन एटॉम का आया ना। तो एक कार्बन एटॉम में तो प्रोटॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ आ जाते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन को तो गोली मारो। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को तो गिनो ही। अच्छा ठीक है, तो अब गिनो इलेक्ट्रॉन के अलावा जो हो वो, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होंगे, तो कितने होंगे, तो उसका हमें पता है C612, मतलब ये क्या शो कर रहा है एटॉमिक मास, मतलब वो क्या है हमारा पर्टिकुलरली जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे वो ऊपर लिखा हुआ होता है। 6 क्या शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये 12 क्या शो करता है एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर है और ऊपर वाला एटॉमिक मास है। ये सब तो हमने 9th में 11th में भी सीखा था। तो ये 12 क्या है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किस किस का होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। डन। तो ये 12 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के है, मतलब टोटल न्यूक्लियॉन मेरे पास कितने हैं 12, वो तो देख के ही पता चल जाएगा। मेरे पास 12 न्यूक्लियॉन्स है, तो 12 न्यूक्लियॉन, एक एटॉम में 12 न्यूक्लियॉन है,
12 न्यूक्लियन और वापस 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल एटॉम में कितने पार्टिकल्स थे? ये एक कार्बन एटॉम था C612, इसमें टोटल ये एक पार्टिकल था, उसमें टोटल 18 पार्टिकल्स थे। कितने? 18। कैसे 18? तो 6 थे प्रोटॉन, 6 थे इलेक्ट्रॉन और 6 थे न्यूट्रॉन एक कार्बन एटम में। डन। अब एक कार्बन एटम का मास तो मैं लेके आ गया, मतलब ये 3 लोगों, ये 18 पार्टिकल्स का मास इतना है। अब मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, तो ये 6 को तो गोली मार दो। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन तो गए, तो बाकी बचे 12। वो 12 पार्टिकल्स का मास इतना है। 12 पार्टिकल्स, ये 12 ही क्या है? न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि कौन है ये? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। तो जो न्यूक्लियस में हो उसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। डन। तो 12 न्यूक्लियॉन्स का मास कितना है? इतना। तो अगर 12 न्यूक्लियॉन्स का इतना मास है तो एक न्यूक्लियॉन का कितना होगा? अरे सिंपल है, अगर 12 न्यूक्लियॉन का x मास है तो एक न्यूक्लियॉन का कितना होगा? तो कितना होगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई x डिवाइडेड बाई 12। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड में जाएगा। ओके, तो 12 न्यूक्लियॉन का इतना है तो एक न्यूक्लियॉन का कितना होगा? तो डिवाइड बाई 12 कर दो, दैट्स इट। तो मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, तो वो किया जो था वो तो है ही, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड बाई 12 कर दिया। अंडरस्टूड? सिंपल है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, अब यहाँ पे मैं ग्राम से केजी में कन्वर्ट किया, इसलिए मैंने 10⁻³ किया। अगर तुम्हें ना करना हो तो मत करो, लेकिन हम तो रिलेशनशिप निकाल रहे हैं ना AMU और kg की। ओके, तो मैंने केजी में कन्वर्ट कर दिया, अदरवाइज मॉलिक्यूलर मास तो हमारा ग्राम में होता है। तो 12 ग्राम, अभी ग्राम छोटा यूनिट है, किलोग्राम बड़ा है, तो छोटे में से बड़े में जाए तो 10⁻³ केजी में से ग्राम में गए होते तो 10⁻3। डन। ओके, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया, तो इतना आ गया। ये क्या आया? एक न्यूक्लियॉन का मास आ गया। ये एक न्यूक्लियॉन कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है और न्यूट्रॉन भी हो सकता है। सिंपल। ओके, तो एक प्रोटॉन का या फिर एक न्यूट्रॉन का मास कितना है? इतना। डन। तो इसका आंसर कितना आया? तो इसका आंसर आया 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ये एक न्यूक्लियॉन का मास है। अंडरस्टूड? ओके, तो एक न्यूक्लियॉन का मास हमें मिल गया। अगर अब हम, मतलब ये एक न्यूक्लियॉन का मास है, एक न्यूक्लियॉन का मास, तो एक न्यूक्लियॉन में कौन? तुम्हें प्रोटॉन लेना हो तो प्रोटॉन ले लो, तुम्हें न्यूट्रॉन लेना है तो न्यूट्रॉन ले लो। मतलब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास कितना है? इतना केजी है। ओके, तो उसी को तो हम बोल रहे हैं कि हम केजी में ना बोल के क्या बोलेंगे? AMU में बोलेंगे, एटॉमिक मास यूनिट में बोलेंगे। तो 1 AMU, जिसको हम शॉर्ट, AMU तो छोटा ही है, एटॉमिक मास यूनिट, वो पूरा ना लिख के AMU लिख रहे हैं। और जो उससे भी कामचोर हो, AMU भी ना लिखना हो तो फिर U लिख दो सिर्फ। ओके, तो एटॉमिक मास यूनिट का सिर्फ U, तो वो U इज इक्वल टू व्हाट? ये जो आंसर आया उतने केजी, मतलब 1 AMU इज इक्वल टू इतना केजी होता है। क्यों? क्योंकि अभी तो निकाला 1 न्यूक्लियॉन का जितना होगा वही 1 AMU है। डन। तो 1 AMU इज इक्वल टू दिस। पूछ ले, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द AMU एंड kg, एक मार्क में, तो ये लिखना पड़ेगा तुम्हें। अंडरस्टूड? न्यूमेरिकल में भी पूछ सकते हैं और वो 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं, मतलब न्यूमेरिकल भी 1 मार्क का ही होगा। ओके, लेकिन पूछ सकते हैं कि रिलेशनशिप निकालो बीच में, AMU इज इक्वल टू कितने केजी, तो इतने केजी आंसर तुम्हें पता है। तो न्यूमेरिकल में डायरेक्टली यूज करना हो तो तुम ये यूनिट कन्वर्जन यूज कर लोगे, लेकिन डिराइव करने को पूछे तो कार्बन 12 का हम बेस लेते हैं। बेंचमार्क कौन है? कार्बन 12। तो कार्बन 12 ले लिया, फिर उसको कंपेयर किया हमने कि 12 ग्राम। सबसे पहले बस इतना ही, एक ही सेंटेंस, ये इतना ही सिर्फ हमें तो ध्यान में रखना है, बाकी सब तो हमने एक के बाद एक डिराइव किया। ये व्हाइट कलर वाला क्या? 12 ग्राम कार्बन ले लो, तो 12 ग्राम मतलब मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर जितने कार्बन एटम्स हो उसका मास कितना है? 12 ग्राम। तो इतने ज्यादा पार्टिकल्स का मास 12 ग्राम है, तो एक पार्टिकल का कितना है? तो 12 बाई वो कर दो। अभी एक पार्टिकल का मिल गया, लेकिन एक पार्टिकल मतलब एक कार्बन एटम, तो एक कार्बन एटम में तो 18 पार्टिकल्स है। एक कार्बन एटम में तो कितने हैं? 18 पार्टिकल्स, 18 पार्टिकल्स है। उसमें से 6 को तो हमने हटा दिया, 6 इलेक्ट्रॉन को तो हटा दिया क्योंकि उनका मास कम है। फिर 12 बचे, तो वो 12 को डिवाइड कर दो तो एक पार्टिकल का मिल जाएगा। पहले एक एटॉम का निकाला, अब एक एटॉम के अंदर एक पार्टिकल का निकाल रहे हैं। वो एक पार्टिकल ही कौन है? एक न्यूक्लियॉन। तो वो निकाल लिया हमने 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। उसी को 1 AMU बोलते हैं, तो वो हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया।
डन। हाँ बोलो जी। मैं बोल रहा था सर, तो मतलब फिजिक्स में काफ़ी सारी कैलकुलेशन आती है, उसमें डेसिमल का कोई जैसे वो हो वैल्यू कि कोई भी 9.234 जो भी है, तो क्या उसको मैं 9.234 को 9.2 ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हो, उसी से सॉल्व कर दूंगा। कर दो, कर दो। लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें उधर अप्रॉक्स लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा? मतलब अगर 9.234 ऐसा कुछ है और उसका तुम 9.2 लिख रहे हो तो अप्रोक्स मत लिखो, चलेगा। लेकिन 9.2 अभी टाइम बहुत ही कम है, तो मैं तुम्हें और एक स्टेप आगे बताता हूँ। 9.2 भी मत लो, डायरेक्ट 9 ले लो, फिर उसमें अप्रोक्स लिखना। तो यहाँ पे 6.03 तो मैं इसको 6 ले सकता हूँ। कहाँ पे? ये हाँ ले सकते हो, 6 into 10 6 into 10 ले सकते हो, यस ले सकते हो। Fast. उसमें तुम अप्रोक्स ना लिखोगे तो भी चलेगा। अगर यहाँ पर तुम थोड़ा बहुत है तो चलेगा, मतलब यहाँ पर 6.0 है ऑलरेडी, 6.0 तो है ही, इसको ही तुम सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर करोगे। ओके, तो 3 निकालो, 2 निकालो, तो यहाँ 0 का 0 ही रहेगा। ओके, 0 का 0 ही रहेगा, राउंडिंग ऑफ करते जाएंगे तो 6.023 एग्जैक्ट है और 6.0 थोड़ा उससे नजदीक वाला है। ओके, एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट प्रिसाइज वो सब हम देखे थे ना। ओके, तो चलेगा, कैलकुलेशन में चलेगा, कोई डाउट नहीं। डन। ओके हाँ, तो ये डेरिवेशन समझ में आ गया। ओके, अब एक्चुअल समझते हैं, एक्चुअल यूनिट में कितना है। तो EMU का इतना होता है वो तो हम समझ लिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को बाद में लो। लेकिन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास कितना होगा? तो सर यहाँ तो बोला हमने एक न्यूक्लियॉन, मतलब वही प्रोटॉन है और वही न्यूट्रॉन है, लेकिन वो तो मोटा मोटा हम बोल रहे हैं कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जैसे ही मास वाले होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट एक जैसे मास वाले नहीं होते। तो एग्जैक्ट उनके मास में डिफरेंस होता है। वो कितना होता है? तो एक प्रोटॉन हम लेते हैं 1.0076 यूनिट। तो देखो ये 1 ही है ना, 1 के बाद 00, उसके बाद 76, तो कितना डिटेल्ड में जा रही है। तुम 1 यूनिट बोल दोगे तो भी चलेगा। ओके, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1 यूनिट। यूनिट मतलब क्या? AMU। तो अगर मास ऑफ प्रोटॉन केजी में बोलना हो तो फिर यही लिखना पड़ेगा। ओके, और एग्जैक्ट बोलना हो केजी में तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो वो और एग्जैक्ट हो गया, या फिर डायरेक्टली ये ले लो, 1 ही तो है रफली। डन। ओके, तो 1 ही ले लो, इतना ही ले लो मास ऑफ प्रोटॉन, चलेगा। ओके, लेकिन एग्जैक्ट की बात है तो एग्जैक्टली कितना है? 1.0076 यूनिट। और न्यूट्रॉन का कितना है? तो वो देखो 1.0084 यूनिट, 1.0084 यूनिट, 84, और ये 0076, तो ये थोड़ा हैवी हो गया। डन। लेकिन एक्चुअली अगर कंपेयर करो तो ये लो, दो को हटाओ, 1.00 1.0 सेम ही तो है, तो दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग सेम। अंडरस्टूड? ओके, तो यहां से क्या पूछा जाएगा? ये डिराइव करो ऐसा पूछा जाएगा, या फिर एक एक मार्क के कोई भी क्वेश्चंस के कैसे हम डिराइव करते हैं। ओके, AMU यूनिट कैसे डिराइव करता है हम, 1 AMU इज इक्वल्स टू कैसे लेके आ गए 1.66 into 10⁻⁻27 कैसे लेके आ गए? तो ऐसे लेके आ गए। किसको स्टैंडर्ड रखा ये भी पूछा जा सकता है। तो कार्बन के C12 को, कार्बन में मतलब C12 को, जो आइसोटोप्स भी है कार्बन के, तो C12 C13 C14, तो हमने कौन सा लिया हुआ है? C12 लिया हुआ है। तो कार्बन C12 को बेस में रख के हमने पूरी की पूरी, हमने इन द सेंस साइंटिफिक कम्युनिटी ने पूरी की पूरी इक्वेशन डिराइव की है, फॉर्मूला डिराइव किया है। डन। ओके, तो ये था एटॉमिक मास। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट।